गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड देयर स्कोप, जैविक खेती और उसका स्कोप क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, हमारा यही प्रयास रहता है कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कवर किए जाएं, बेस्ट से बेस्ट टॉपिक को कवर किया जाए और ऐसा कोई क्वेश्चन छूटे ना जो इससे आए और आप अटैम्प्ट ना कर पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे सभी साथियों से आग्रह है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं सभी पर वीडियो आते रहेंगे, आपको उपलब्ध होते रहेंगे इसी तरह से। और इससे पहले भी टॉपिक वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, आपसे आग्रह है आप ज़रूर देखें। निश्चित तौर पर आप सबको परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, आपको परीक्षाओं में बहुत कुछ मिलने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो वीडियो जिन टॉपिकों पर बनाए हैं आपको निश्चित तौर पर उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। मीन्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम अवॉइड और लार्जली एक्सक्लूड। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सिस्टम अवॉइड और लार्जली एक्सक्लूड विद इन ब्रैकेट FAO calls for exclusion instead of avoidance, the use of synthetic inputs such as fertilizers, pesticide, hormones, fuels, additives, and to the maximum extent feasible really upon crop rotation, animal manures of farmers grade rock additives, biological system of nutrient mobilizations and plant protection। अगर हम बात करें जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग ए सिस्टम अवॉइड लार्जली एक्सक्लूड। मीन्स लार्जली अवॉइड करें, किसे अवॉइड करना है, ये FAO कॉल्स फॉर एक्सक्लूशन, बहिष्कार करना, इंस्टीड ऑफ अवॉइडेंस। किसका अवॉइड करना है, द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स, जो हम यूज करते हैं सिंथेटिक इनपुट्स जैसे सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स, फील्स, एडिटिव्स। ये जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका हम यूज करते हैं, इन्हें हमें अवॉइड करें। एंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट फिजिबल, जितना संभव हो अधिकतम, रियली अपॉन क्या अपनाएं, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। और एनिमल मैन्योर्स को प्रयोग में लाएं। मीन्स जैसे एनिमल मैन्योर्स उसका खाद है, गोबर की खाद है एनिमल्स की, इसे यूज में लाएं। और फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट, और जो फार्म का ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे हम उपयोग में लाएं, उसका यूज करें। माइनर्स एंड ग्रेड रॉक एडिटिव्स, जो रॉक्स एडिटिव्स होते हैं, जो फास्फेटिक रॉक्स होती हैं या कोई भी न्यूट्रेटिव जो रॉक्स होती हैं, उन्हें हम क्या करें, मिक्स करके फील्ड में अप्लाई करें। बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल सिस्टम को अपनाएं। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए इसे IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसे अपनाएं। और ये किसने कहा, FAO कॉल्स फॉर एक्सक्लूजन इंस्टीड, तुरंत इसे अवॉइड कर देना चाहिए। FAO की अगर हम बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में 1945 को हुई थी। और इसके इस समय जो इसका जो मुख्यालय है रोम इटली में है। और इसके मेंबर्स इस समय 195 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। और डू योंगर्स इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगर हम बात करें इसी दिन 16 अक्टूबर को ही, जिस दिन
16 अक्टूबर 1945 को 1945 को 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई। उसी डे को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी के आसपास वर्ल्ड फूड प्राइज जो होता है वो भी, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी के 16 अक्टूबर के आसपास ही होता है। जो कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, जो भी साइंटिस्ट, उन्हें ये वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब हमें विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स जो भी सिंथेटिक रासायनिक केमिकल्स जो भी यूज करते हैं हम क्रॉप में, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, जो भी है, उसके बिना यूज के हम खेती को करें और जितना पॉसिबल हो उसे अवॉइड कर दें, उसे बिल्कुल यूज ना करें। और ये कैसे संभव होगा? क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्रॉप रोटेशन मीन्स पहले सीरियल क्रॉप्स खाद्यान्न फसल के बाद दलहनी फसल लेना, या उतली जड़ वाले क्रॉप के बाद गहरी जड़ वाली फसल लेना। इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन अपनाएं। एनिमल मैन्योर्स मीन्स जो हमारे फार्म पर, हमारे घरों में, हमारे फार्म पर जो एनिमल पालते हैं उनका मैन्योर्स है, उसको हम यूज़ करें। और फार ऑर्गेनिक वेस्ट, और जो फार्म पर हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसका हम उपयोग करें। माइनर्स ग्रेड रॉक एडिटिव्स, जो रॉक एडिटिव्स है उनका हम उपयोग करें। और बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे BAM और प्लांट प्रोटेक्शन, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाएं, इस तरीके को अपनाएं। इस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जैविक खेती करें। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से? क्या होता है, सॉइल की जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ डिग्रेडेड हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी एक्टिविटी चेक हो जाएगी, माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं सॉइल में खड़ी हो रही हैं। इससे हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे योजनाएं और ये सब चला रही है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, इसके स्कोप में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड है? ग्रीन मैन्योर्स, जो हरी खाद वाली फसलें हैं उन्हें हम उगाएं, जैसे ढेंचा, सनई, इस तरह के ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप को हम ग्रो करें, क्रॉप के बीच में उसे हम ग्रो कर लें, जिससे कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई ग्रीन मैन्योर्स से हो जाए। बर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें। बर्मी कंपोस्ट मीन्स केचुआ जो अर्थवर्म होता है उसकी जो खाद होती है उसका उपयोग करें। मैन्योर्स जैसे भी बताया, जो एनिमल का वेस्ट है उसको हम यूज़ करें। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं अगर हम बात करें? अनलाइक द फर्टिलाइजर दैट आर केमिकल साल्ट, ये फर्टिलाइजर की तरह नहीं होते हैं जैसा कि केमिकल साल्ट होता है। बायो फर्टिलाइजर आर सबस्टेंस दैट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन अप्लाइड टू सीड और प्लांट सरफेस और सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी, प्रमोट द ग्रोथ। मीन्स ये केमिकल फर्टिलाइजर की तरह नहीं होते हैं। बायो फर्टिलाइजर सबस्टेंस, ऐसा सबस्टेंस होता है इसमें कंटेन्स, इसमें मिले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच अप्लाइड टू सीड, जब हम इसे अप्लाई करते हैं सीड पर, प्लांट्स पर, और सॉइल सरफेस में जब इसे हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सॉइल की फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देते हैं। जब सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी, सॉइल की सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, सॉइल प्रोडक्टिव हो जाएगी, तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो सॉइल है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छा मिलेगा और सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। फिर एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जो अपने फार्म पर हम एनिमल्स को पालते हैं, उनके यूरिन है, अदर वेस्ट है, उसका हम उपयोग करें।
बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैसे अभी बताया था, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करें, क्रॉप रोटेशन का उपयोग करें। तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं। ग्रीन मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड क्रॉप रोटेशन, दीज आर कम्स अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसका उपयोग करते हैं। इन सब का उपयोग करके हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। हालांकि एक साथ ये संभव नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जैविक खेती में इनिशिएंट इसमें प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, तो इतना बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ संभव नहीं है। धीरे धीरे कर गवर्नमेंट उस पर प्रोग्राम चला रही है, उसे प्रमोट कर रही है, ताकि सॉइल की हेल्थ डिग्रेडेड ना हो और धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र जो है बढ़ता जाए। ऐसा माना गया है कि लगभग 21 से और जो 23 के बीच में है 25% टोटल कल्टिवेटेड लैंड पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई है, ऐसा डाटा बताता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमने चर्चा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमने जाना। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग ए सिस्टम अवॉइड और लार्जली एक्सक्लूड FAO calls exclusion initiate of avoid द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। तो जो सिंथेटिक इनपुट्स हैं उनका यूज हमें कौन कौन से सिंथेटिक इनपुट्स, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स, फील्ड एडिटिव्स, इन सब का हमें यूज नहीं करना है। एंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट फिजिबल, जितना संभव हो, अपॉन क्या करें, एनिमल मैन्योर्स ऑफ फार ऑर्गेनिक बेस्ड माइनर्स ग्रेड एंड रॉक्स, बायोलॉजिकल सिस्टमिक एंड न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन, प्लांट प्रोटेक्शन। हम बात FAO की हमने अभी बताया। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो इसके 195 कंट्री इस समय मेंबर्स हैं, इसीलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और इसी के आसपास जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है, वो भी इसी के 16 अक्टूबर के आसपास मिलता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और क्रॉप रोटेशन, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाते हैं। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्कोप की अगर हम बात करें तो सॉइल मैनेजमेंट की पहला पॉइंट है सॉइल मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू बिल्ड सॉइल हेल्दी। सॉइल हेल्थ इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, compositing use of natural fertilizer such as manures। मीन्स जो सॉइल मैनेजमेंट है इसमें क्या है, फार्मर्स यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करता है। किस लिए, टू बिल्ड द हेल्दी सॉइल, ताकि जो सॉइल है हमारी, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसमें हम विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए अगर फार्मिंग करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो सॉइल की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इससे सॉइल की हेल्थ इम्प्रूव होगी, जो डिग्रेडेड हेल्थ है वो सही हो जाएगी। तो इंक्लूड कैसे है, इंक्लूड द क्रॉप रोटेशन, इसमें हम क्रॉप रोटेशन को अपनाकर कवर क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स को हम ग्रो करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करें, जैसे काउपी है, ग्रीन ग्राम है, तो इस तरह की क्रॉप्स को कवर करेंगे। कंपोजिट यूज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, मीन्स कंपोजिट का यूज करेंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज मैन्योर्स का, ग्रीन मैन्योर्स, इसका यूज करेंगे। दूसरा पेस्ट मैनेजमेंट, इंस्टीड यूजिंग ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड, हमें तुरंत रोक देना चाहिए, मतलब इसका यूज नहीं करना चाहिए, इसके सिवाय सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के सिवाय। मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट सच एज क्रॉप रोटेशन के द्वारा पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, और कंपेनियन ऑफ प्लांटिंग के द्वारा, और नेचुरल प्रेडेटर्स, मीन्स नेचुरल प्रेडेटर क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है, खाता है, तो उसे नेचुरल प्रेडेटर्स बोलते हैं।
जैसे ट्राइकोडर्मा है उसका यूज़, तो ये सब इसका यूज़ करेंगे, नेचुरल प्रेडेटर्स का इसका यूज़ करेंगे, जिससे कि जब हम पेस्टिसाइड क्रॉप में यूज़ नहीं करेंगे तो सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी और सॉइल जो है हेल्दी होगी, फर्टाइल होगी, जिससे कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, मीन्स लीचिंग की प्रॉब्लम कम, लीचिंग कम होगी और लंबे समय तक उसमें मॉइस्चर कंजर्व रहेगा। तो ये पेस्ट मैनेजमेंट इसमें हो गया पॉइंट। नेक्स्ट जो है स्कोप क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसके द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित रख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस एम टू प्रमोट, इसकी जो प्रैक्टिस होती है इसका एम ही है टू प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी, इससे बायोडाइवर्सिटी प्रमोट होती है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, यूजिंग द नेटिव प्लांट स्पीसीज और नेटिव प्लांट स्पीसीज का यूज करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। जब बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व रहेगी तो लंबे समय तक, ताकि आने वाले समय में भविष्य में कोई समस्या ना होगी, उत्पादन में, सॉइल की फर्टिलिटी में, सॉइल की हेल्थ में कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इसकी अच्छी कंजर्व करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, इसे यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक सॉइल्स मीन्स एग्रोक्लाइमेटिक सॉइल्स अलग अलग हैं, जैसे एग्रोक्लाइमेटिक डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, उसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, तो ये सब सॉइल्स हैं। इनमें अलग अलग इनके जो पोषक तत्व होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट अलग अलग पाए जाते हैं, तो उन्हें भी हम लंबे समय तक कंजर्व रख सकते हैं इसके द्वारा। रेनफेड एरियाज, अगर हम रेनफेड एरियाज की बात करें, रेनफेड एरियाज में क्या स्कोप है, रेनफेड एरियाज में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने लगे, इससे क्या हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो कम होती जा रही है। तो रेनफेड एरिया में जो टोटल वर्षा पर आधारित खेती है उसमें फसल खराब ज़्यादा हो रही हैं, सूख जा रही हैं, ऐसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी समस्याओं से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा निजात मिलेगी, सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रेनफेड एरिया में इसका स्कोप बहुत अच्छा है। दूसरा स्मॉल होल्डिंग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो नंबर है स्मॉल होल्डिंग मीन्स भारत में मोस्टली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है या तो ज़मीन या 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। ऐसे फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स भारत में लगभग 70% to 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उसमें क्या है, इसमें स्कोप ये है कि इनके लिए जो मतलब इसमें केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा उसमें लेबर अपने घर की होगी, तो इससे मतलब उनकी जो सेविंग भी अच्छी हो जाएगी और सॉइल की हेल्थ भी अच्छी होगी। दूसरा इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज मीन्स उसमें जो सॉइल हेल्थ है वो भी अच्छी होगी, और जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्रॉप ग्रोइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हमारी टेक्निकल नॉलेज है वो भी अच्छी होगी। इसके बाद डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, अगर हम बात करें इसका स्कोप जो है डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप है। मीन्स अगर अब जहाँ नॉर्मल कोई फ्रूट्स अगर हम लें तो उसके जो प्राइस हैं वो ऑर्गेनिक फ्रूट के जस्ट डबल होंगे, या तो 1.5 गुना होंगे या डबल होंगे। तो इसके मतलब भारत में भी बहुत अच्छा, जहाँ डेवलप्ड मार्केट है वहाँ ले जाओ तो ऑर्गेनिक अगर आपका प्रोडक्ट है तो बहुत महंगा बिकेगा और बहुत जल्दी बिक जाएगा कंपैरिजन टू नॉन ऑर्गेनिक। तो ये अगर इसके फॉरेन मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इनकी मार्केट भी बहुत अच्छी है, मार्केट में इसका स्कोप बहुत अच्छा है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट इस पर बहुत सारी रिसर्च, गवर्नमेंट फील्ड में इसमें बहुत सारे रिसर्च एंड ट्रेनिंग चल रहे हैं, जिससे नई नई इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी पर अभी रिसर्च चल रही है, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़
मीन्स गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसियाँ चला रही है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ और बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसके अंतर्गत आप गवर्नमेंट से बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सारे स्कोप्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, मीन्स सॉइल मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक सॉइल्स, रेन फेड एरियाज, स्मॉल होल्डिंग, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारे बहुत सारे स्कोप हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो आने वाला फ्यूचर ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, इसका स्कोप और बढ़ेगा और ब्रॉड स्कोप होगा। मैं समझता हूँ आप सबके समझ में आया होगा, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है निश्चित तौर पर। और इससे संबंधित और भी सभी टॉपिक्स पर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर लगभग 70 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। आपसे आग्रह है आप वो भी देखें, निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।